जय हिंद बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th में सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर 6th। चैप्टर का नाम है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो ये शुरू करते हैं चैप्टर को। तो देखिए, जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि एनर्जी क्या है, कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। किसी बॉडी द्वारा काम करने की जो क्षमता है उसको हम कहते हैं एनर्जी। तो देखिए, अर्लियर क्लासेस में हमने पढ़ा था डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। जैसे एक रूप है एनर्जी का, मैकेनिकल एनर्जी होती है, हीट एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, लाइट है, साउंड की वेव फॉर्म में हो सकती है, न्यूक्लियर की फॉर्म में हो सकती है, एंड सो ऑन। तो एनर्जी की कई फॉर्म्स हैं जो हमने डिस्कस की थी। अब देखिए, ये जो दीज आर इंटर कन्वर्टिबल, ये देखिए सभी जो एनर्जीज हैं एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती हैं। तो मीन्स क्या है, हम एनर्जी को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि हम जब भी एनर्जी को क्या करते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बस चेंज कर सकते हैं। तो जो टोटल एनर्जी हमारे यूनिवर्स की वो सेम रहती है। तो देखिए, वी नीड एनर्जी, हमें नीड एनर्जी क्या है हमारी डेली एक्टिविटीज के लिए। जैसे कि चपातीज को बनाना है, बेक करना है, कुकीज़ को बेक करना है, हमने सेंड करना है एरोनॉट्स को हमारे स्पेस में। तो इसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हम यूज़ करते हैं एवरी डे में, इनको हम स्टोर करते हैं डिफरेंट वे से, और इनको हम इन वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी से हम लेते हैं। तो देखिए, ऑलरेडी हमें पता है कि सब्सटेंस जो प्रोड्यूस करता है हीट एंड बर्निंग करता है एयर में, उसको कहते हैं हम फ्यूल। कि जो भी चीज़ कोई बर्न कर कर एनर्जी हीट प्रोड्यूस करती है एयर में, उसको कहते हैं हम फ्यूल। तो आज बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो जो हमारे सोर्स है एनर्जी के, उनकी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्लासिफिकेशन के ऑकरेंस के अकॉर्डिंग भी वो मिलते कैसे हैं। तो देखिए, नेचुरल जो चीज़ हमें नेचुरल नेचर ने दे दी उसको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो हमें अवेलेबल किसी के द्वारा हुए हैं, नेचर द्वारा, नेचर हमें प्रोवाइड कर रही है। जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम वाटर जिसको हाइड्रो एनर्जी कहते हैं। ये सभी के सभी जो एग्जांपल्स हैं किसकी हैं, हमारी नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की। तो सेकंड इसके ऑकरेंस के अकॉर्डिंग क्या है डिवीजन, सिंथेटिक रिसोर्सेज या सोर्सेज। सो सिंथेटिक कौन से हैं, जिसको मैन मेड ने बनाया, हमने बनाया है, आदमी ने बनाया है, जो कि नेचर ने नहीं प्रोवाइड किए, लेकिन हमने यूज़ किए हैं, हमने बनाए हैं, हमने प्रोड्यूस किए हैं। तो जैसे कि केमिकल एनर्जी जो कि स्टोर की जाती है बैटरीज में, ये ह्यूमन का एक्टिविटी है। नेचर हमें कहीं भी नहीं स्टोर करके देती ऐसे। तो इसको कहते हैं हम सिंथेटिक सोर्स ऑफ एनर्जी। अब बात करें उसकी स्टेट की कि वो फिजिकली कैसे मिलती है, तो उस अकॉर्डिंग उसकी तीन डिविजन्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेज। सॉलिड की फॉर्म में फायरवुड हो गया हमारा, चारकोल होगी, कोयला हो गया, ये सॉलिड फ्यूल्स हैं जो सॉलिड रहते हैं, इधर उधर नहीं जाते, वो एक जगह फिक्स रहते हैं। और सेकंड क्या है, लिक्विड्स, कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये एग्जांपल्स हैं लिक्विड फ्यूल्स की, इनको किसी बर्तन में डालना पड़ेगा, अदरवाइज ये इधर उधर फ्लो कर जाएंगे। थर्ड क्या है, गैसेज। गैसेज में आ गई पेट्रोलियम गैस जिसको हम एलपीजी कहते हैं, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। और नेचुरल गैस होगी जिसको सीएनजी कहते हैं, क्योंकि कंप्रेस करने के बाद यही नेचुरल गैस का नाम आ गया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये एग्जांपल है हमारे गैसियस फ्यूल्स के। तो जो फ्यूल की स्टेट है उसके अकॉर्डिंग हम तीन उसको डाइस में बांट सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आगे बात है देखिए अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग, कि वो कितने टाइम बाद अवेलेबल होंगी। तो देखिए, एक है रीन्यूएबल, जो द्वारा द्वारा रीन्यू होता रहता है। तो देखिए, एक रीन्यूएबल जो सोर्स है एनर्जी का, वो क्या है, एक नेचुरल सोर्स है जो कि अपना दैट कैन रिप्लेनिश इटसेल्फ नेचुरली, जो अपने आप नेचुरली दोबारा से कुछ समय के बाद, कुछ समय में दोबारा से हमें प्रोवाइड हो जाएगा, दोबारा से हमारे लिए प्रेजेंट हो जाएगा। तो देखिए, विंड एनर्जी, सन एनर्जी, बायोमास एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ये सारे के सारे रीन्यूएबल सोर्सेज हैं एनर्जी के। और इनको हम कह भी सकते हैं इन एग्जॉस्टेबल सोर्सेज भी, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होते, ये रीन्यू होते रहते हैं, थोड़े से समय में ही दोबारा से रीन्यू हो जाते हैं, इसलिए इनको कहते हैं रीन्यूएबल सोर्सेज। तो देखिए, बात करते हैं नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज की। ये वो एनर्जी सोर्सेज हैं जो क्या करते हैं, जैसे हम इनको यूज़ कर लेते हैं, इनको दोबारा से रिप्लेस नहीं कर सकते, इनको दोबारा से अगेन हम यूज़ नहीं कर सकते शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। इनमें बहुत ज़्यादा समय लगता है या कई बार ये वापस नहीं आते, तो इसको कहते हैं नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो इनको हम इसलिए एग्जॉस्टिबल एनर्जी सोर्सेज भी कहते हैं, जो खत्म हो जाते हैं। तो इसमें कौन से फ्यूल आते हैं, फॉसिल फ्यूल्स में पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस होगी, कोयला हो गया, ये सभी के सभी क्या है, नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। तो देखिए, डू यू नो में है
एक रीजनेबल जो गुड एस्टिमेट है क्वालिटी ऑफ फ्यूल का, वो किससे मिलता है हमें, उसको कहते हैं हम कैलोरीफिक वैल्यू। कि क्वालिटी फ्यूल की देखनी है तो कौन सी क्वालिटी बढ़िया है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं टर्म कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या है कि कितनी हीट वो प्रोड्यूस करेगा जब हम 1 kg फ्यूल को प्रॉपरली बर्न करेंगे, तो कितनी हीट प्रोड्यूस हुई। तो फॉर एग्जांपल कैलोरीफिक वैल्यू जो अपनी कोयले की है वो 30,000 kg पर किलोग्राम है। और लकड़ी की कितनी है, अभी लकड़ी 1 किलो बर्न करने पे 20,000 हीट देती है किलो जूल, और कोयला देता है 30,000 किलो जूल। तो इसमें क्या पता लगा हमें, जो ज़्यादा हीट दे रहा है पर केजी के हिसाब से वो ज़्यादा बेटर, तो मीन्स कोयला जो है बेटर है देन द वुड। तो इससे कैलोरीफिक वैल्यू से हमें पता लगता है कि कौन सा फ्यूल की क्वालिटी बढ़िया है। तो देखिए इसमें नेक्स्ट है फॉसिल फ्यूल्स की बात करते हैं। फॉसिल फ्यूल्स क्या है, जो पुराने समय के फ्यूल हैं, जो नॉन रीन्यूएबल फ्यूल्स हैं। तो देखिए हमारी मोस्ट ऑफ जो हमारी एनर्जी नीड्स हैं वो किसके द्वारा मीट हो रही हैं, नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के, जिनको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, जिसके में एग्जांपल्स हैं पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोयला। तो देखिए फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं, इनको इसलिए क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फॉर्म किए गए थे, बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे थे बनने में। और किसके एक्शन के कारण बने जी, हीट, जो कि अर्थ की कोर में हीट है, और प्रेशर जो कि इसके ऊपर रॉक्स का प्रेशर था, उसके कारण क्या हुआ, जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स थे। तो देखिए डेड प्लांट्स और एनिमल थे जो अर्थ के नीचे बरीड हो गए थे, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ा ऊपरली चट्टानों का और निचली अर्थ की हीट का, जिसके कारण वो मिलियंस ऑफ ईयर्स में क्या बन गए, कन्वर्ट हो गए पेट्रोल, कोयला और गैस की फॉर्म में। तो देखिए बात करते हैं वुड एज ए फ्यूल। वुड क्या है कि मेजर रीन्यूएबल नेचुरल सोर्स है जो रीन्यू होता रहता है। देखिए पेड़ हैं, हर साल बढ़ते रहते हैं, इनको काट लेंगे लेकिन जड़ से नहीं काटेंगे, इनकी ब्रांचेस काट लेंगे, उनको यूज़ कर लेंगे, तो हर साल ये मिलते रहते हैं, रीन्यू होते रहते हैं। तो इसलिए वुड को हम रीन्यूएबल सोर्स भी कहते हैं एनर्जी का। तो कंबस्शन ऑफ वुड इज करंटली लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो देखिए आज की डेट में सबसे ज़्यादा यूज़ जो कर रहे हैं हम, लकड़ी की एनर्जी से यूज़ कर रहे हैं, लकड़ी को जला के उसकी एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं। तो वुड का यूज़ क्या है, मोस्टली कुकिंग के लिए, किसी चीज़ को हीट करने के लिए, और इसको जनरली स्टीम इंजन में यूज़ करते हैं, कई बार कोयले की फॉर्म में जाओ, और अपना जो लकड़ी की फॉर्म में इसको स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए स्टीम टर्बाइंस में। तो कंबस्शन ऑफ वुड प्रोडक्ट्स से क्या होता है, अगर हम लकड़ी को जलाएंगे तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, जिसको हम कई सारे उपयोग में ले सकते हैं। लेकिन साथ के साथ इसमें कुछ और गैसेज भी प्रोड्यूस होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जो कि अनडिजायरेबल हैं, हमें नहीं चाहिए, और इरिटेटिंग है और डेंजरस हैं। तो देखिए एक्सेसिव रिमूवल ऑफ द वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट, अगर हम फॉरेस्ट में से ज़्यादा लकड़ी यूज़ कर लेंगे तो वहाँ की जो जीव जंतु, उनका हैबिटेट जो ठिकाना है, और सॉइल की जो लेयर है वो इरोज हो जाएगी। इसलिए कंबस्शन से इस, और दूसरा बात क्या है, ज़्यादा लकड़ी यूज़ क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके कंबस्शन से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, जो कि हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम को ख़राब करती है। नेक्स्ट बात करते हैं कोयले की। कोयला क्या है, रेडली कंबस्टिबल ब्लैक ब्लैक रॉक है, ब्राउनिश ब्लैक सेडिमेंटरी रॉक है, एक तरह की पपड़ी सी है, एक चट्टान सी है, जिसको कोयला कहते हैं, ये जलती है। तो कोयला क्या है, वन ऑफ द फ्यूल है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं आज की डेट में कुकिंग फूड के लिए। तो इससे बहुत ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस होती है, फाउल स्मेल में गंदी सी स्मेल भी आती है, जिससे कि हमारा एयर पोल्यूशन होता है। तो वर्ल्ड वाइड की बात करें तो कोयला जो है लार्जेस्ट सोर्स है हमारा एनर्जी का, जिसको कि हम किस यूज़ के लिए कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कोयले से स्टीम प्रोड्यूस होती है, स्टीम से फिर स्टीम टरबाइन चलती है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो बात करते हैं ऑकरेंस ऑफ कोयले की, ऑकरेंस कहाँ मिलता है ये। तो जो कोयला है ये फाउंड होता है हमें डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस के नीचे बहुत डूंगाई में मिलता है ये। जो मेजर कोल माइंस है इंडिया में वो कहाँ कहाँ हैं, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में एंड वेस्ट बंगाल में। तो सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट कोल माइन है वो कहाँ है, बोकारो में, जारिया में, जो कि झारखंड में, और रानीगंज वेस्ट बंगाल में है। तो वर्ल्ड वाइड जो कोयला है वो सबसे लार्जेस्ट सोर्स है अपना, कि क्या प्रोड्यूस करने का सोर्स, जो कि CO2 प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका यूज़ जो है हमें ध्यान से करना चाहिए। इसलिए फॉर्मेशन ऑफ कोयल, कोयला कैसे बना, देखिए कोयला जैसे कैसे फॉर्म हुआ था, कि जो प्लांट्स की रिमेन्स थी, पेड़ पौधे थे, वो जमीन के नीचे बरीड मीन दब गए, किसके नीचे, अंडर द अर्थ क्रस्ट। तो इससे क्या हुआ, ओवर लार्ज पीरियड ऑफ टाइम, बहुत सारे सालों में, हजारों सालों में, मिलियंस ऑफ ईयर्स में, तो क्या हुआ, उनकी केमिकल और फिजिकल फिजिकल जो प्रॉपर्टीज थी प्लांट्स की, वो चेंज हो गई, किसके कारण,
क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हीट लग रही थी अर्थ की, और प्रेशर पड़ रहा था माउंटेन अपनी वो मिट्टी का, जिसके कारण वो किस में कन्वर्ट हो गए, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स किस में कन्वर्ट हो गए, कोयले में। और इस प्रोसेस को कहते हैं कार्बोनाइजेशन। कोयला बनने की इस प्रोसेस को कहते हैं कार्बोनाइजेशन। तो देखिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोयले की। तो देखिए ये जो टाइप्स हैं 4 तरह की, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, ये किसके कारण बनी है, इसकी डेप्थ के कारण। जितना कोयला नीचे मिलेगा उतना ही वो बेस्ट क्वालिटी का, क्योंकि वो कम्पैक्ट हो गया और उसको हीट ज़्यादा मिली और प्रेशर ज़्यादा मिला और बढ़िया मिला बना। तो जितना प्रेशर ज़्यादा बनेगा, हीट ज़्यादा बनेगी, उतना ही कोयला बढ़िया है। इसी बेसिस पे टाइप्स हैं हमारी कोयले की। तो डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस और टाइम पीरियड कितने तक वो नीचे बरीड रहा ज़मीन के अंदर, उसके कारण डिफरेंट डिफरेंट हमारे वैरायटीज़ मिलती हैं कोयले की। तो देखिए इसमें बात करें, एक है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट, ये वैरायटीज़ हैं। इन वैरायटीज़ में ये सभी के सभी डिफरेंट क्यों एक दूसरे से, क्योंकि इनमें कंटेंट क्या है वोलेटाइल मटेरियल की, जो ज्वलनशील मटेरियल है, और परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या है, उनमें मॉइस्चर क्या है, इस अकॉर्डिंग ये है इनकी अलग अलग ये टाइप्स का नाम रखा गया है। तो बात करें पहले पीट की, तो पीट सॉफ्ट है, इसमें 30% कार्बन है, और ये अर्ली स्टेज में मीन्स सबसे पहले मिलता है, जैसे कि दिखाया गया पिक्चर में, ये देखिए सबसे पहले मिलता है, मीन्स ये कम डेप्थ पे मिलता है। सेकंड क्वालिटी है लिग्नाइट, इसमें कार्बन की परसेंटेज जो पीट से ज़्यादा है, और ये भी है कि लोएस्ट ग्रेड है अपना कोयले का, क्योंकि इसमें भी ज़्यादा कार्बन नहीं है, और इसको मेनली इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में यूज़ करते हैं। थर्ड कैटेगरी है बिटुमिनस कोयल, इसमें 65% कार्बन मीन्स और ज़्यादा एनर्जी देगा जे पर केजी के ऊपर, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा हुई। इसका यूज़ होता है पावर जनरेशन के लिए और मेकिंग अदर फ्यूल्स जैसे कोक। सबसे बढ़िया जो क्वालिटी है वो है एंथ्रासाइट, क्योंकि ये हार्ड है और इसमें 90% जो है कार्बन है, मीन्स मॉइस्चर बहुत कम है और बाकी रेजिड्यूज कम है, तो इसको हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कोयला कहते हैं। एंथ्रासाइट जो है सबसे बढ़िया ग्रेड है कोयले का। आप बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एंड इट्स प्रोडक्ट्स। तो देखिए डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की बात करेंगे कि कोयले को हम हीट करेंगे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, किसमें, एब्सेंस ऑफ एयर में, क्योंकि प्रेजेंस में करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। एब्सेंस ऑफ एयर में हमने कोयले को जब गर्म किया तो उस प्रोसेस को नाम दे दिया डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो इससे हमें क्या हुआ, इस प्रोसेस में हमें कई प्रोडक्ट्स मिली, जैसे कि कोक, कोल तार और कोयला गैस, कोयल गैस प्रोड्यूस हुई, जो कि प्रोडक्ट्स थी इससे डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की कोयले की। तो बात करते हैं कोक की। कोक क्या है, ये एक हार्ड पोरस सब्सटेंस है जो कि सॉलिड फॉर्म में है। इससे क्या होता है, ये डोमेस्टिक में या इंडस्ट्रियल यूज में करते हैं इसको एज ए फ्यूल, जिससे कि स्टोव्स और फर्नेस वगैरह को चलाते हैं, और ये बहुत कम स्मोक देता है एज कम्पेयर टू कोयला। सेकंड यूज़ क्या है इसका, ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, जैसे मेटल्स निकलती है ज़मीन में से उनके साथ इसको डाल के जला देते हैं, जिससे कि वो मेटल्स अपना मतलब कि मेटल्स को मेल्ट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। थर्ड यूज़ क्या है जो कोक है, इट कैन बी यूज टू मेक फ्यूल गैसेज, इससे हम फ्यूल गैसेज भी बना सकते हैं आगे प्रोसेस करके। नेक्स्ट जो चीज़ थी अपनी डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन से मिली थी, वो थी कोल तार, जो कि एक लिक्विड है। ये एक ब्लैक कलर का एक बिस्कस में गाढ़ा सा लिक्विड है। ये किस काम के लिए आता है, सिंथेटिक डाइज, नकली डाइज बनाने में, ड्रग्स में, एक्सप्लोजिव्स में, परफ्यूम्स में, पेंट्स में, फोटोग्राफिक मटेरियल्स में जो काले रंग के फ्रेम्स होते हैं, और रूफिंग मटेरियल्स में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है इसमें देखिए कोल गैस। कोल गैस क्या है, ये एक इनफ्लेमेबल गैस है जो जल्दी आग पकड़ लेती है। ये डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे यूज़ होती है, इंडस्ट्री में भी फ्यूल के तौर पे यूज़ होती है, और इसकी ये कहाँ लगती है इसकी इंडस्ट्रीज, जहाँ पे कोयला प्रोसेसिंग यूनिट्स होती है वहीं पे ये कोयल गैस बनाने की जो इंडस्ट्रीज है लगी जाती है, और वहाँ पे ये उन्हीं फैक्ट्रीज में यूज़ होती है जो इसके नज़दीक होती है। नेक्स्ट बात करते हैं पेट्रोलियम की। तो देखिए जो पेट्रोलियम है ये भी फॉसिल फ्यूल है। ये एक डार्क कलर का है, विस्कस मीन गाढ़ा सा है, फाउल स्मेलिंग, इसमें से स्मेल आती है, लिक्विड फॉर्म में है, और इसको मेनली जब निकलते हैं इसको क्या कहते हैं, क्रूड ऑयल। वो बात की बात है कि उसको प्रोसेसिंग करके पेट्रोलियम बनाते हैं। तो ये कहाँ फाउंड होता है, ये रॉक फॉर्मेशंस में होता है हमारी अर्थ में। तो इसका नेम क्या है, लैटिन वर्ड से बनाया गया है पेट्रा से, जिसका मतलब होता है रॉक, और ओलियम मतलब होता है ऑयल, तो इसलिए रॉक ऑयल मीन्स पेट्रोलियम जिसको आज कहते हैं हम, ये रॉक का ऑयल है। तो देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं। ऑकरेंस की बात करें तो देखिए पहले ऑकरेंस की बात कर लेते हैं। पेट्रोलियम जो था है हमारा फाउंड किया जाता है मॉडरेट डेप्थ पे, बल्कि 500 मीटर से लेके 2000 मीटर तक की डेप्थ के बीच में मिलता है ये। और मिलता कहाँ है, बिटवीन टू लेयर्स ऑफ द इम्प्रीवियस रॉक्स, जैसे ये रॉक है
एक ये रॉक है, इन दोनों के बीच में मिलेगा। और जो पेट्रोलियम जो डिपॉजिट्स हैं वो मिक्स फॉर्म में मिलती हैं, किसके साथ? सैलिन वाटर के साथ। देखिए ये वाटर के साथ मिक्स फॉर्म में मिल रहा है, और साथ में इसके क्या है, इसकी जो गैस है वो ऊपर फ्लोट कर रही है। तो नेचुरल गैस हो जो उसके ऊपर फाउंड की जाती है इसके अबव, जो कि ट्रैप हो जाती है इस रॉक के बीच में और बाहर निकल पाती है। इम्प्रीवियस रॉक क्या होती है, जो रॉक में से ना तो कोई चीज़ बाहर जा सकती है ना कोई अंदर आ जा सकती है। तो दोनों रॉक्स के बीच में ये पेट्रोल मिलता है सैलिन वाटर के साथ मिक्स हुआ हुआ, और अपर साइड में इसकी होती है नेचुरल गैस, क्योंकि ये हल्की होती है। तो क्या करते हैं इसको, जो स्टार्टिंग में क्या कहते हैं, क्रूड ऑयल। ये ऐसे दिखता है जैसे इस बॉटल में दिखा रखा है, बिल्कुल काला सा होता है, गाढ़ा सा होता है, और इसमें से स्मेल आती है। तो पेट्रोलियम को क्या करते हैं, इसमें कई मिक्सचर्स हैं मटेरियल्स के, जिसको सेपरेट किया जाता है एक दूसरे से डिफरेंट पर्पजेज के लिए। तो इस प्रोसेस को सेपरेट करने की डिफरेंट कंपोनेंट्स जो उसमें से निकालते हैं पेट्रोलियम के, इसको कहते हैं हम रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, की पेट्रोलियम को रिफाइन कर लिया। तो देखिए बात करते हैं पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स के बारे में और उसके यूजेस के बारे में। तो देखिए ग्रेट इसकी, क्योंकि इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस है क्रूड ऑयल की। तो पेट्रोलियम को हम लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं, इसको लिक्विड फॉर्म में गोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा यूज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए कुछ मेन प्रोडक्ट्स की इसकी लिस्ट है, उनके यूज़ की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं रेजिडुअल ऑयल। इसमें कुछ ऑयल्स होते हैं जैसे कि एसफाल्ट, ये ब्लैक होता है, स्टिकी होता है, सॉलिड सा होता है। इसका जो पर्पज़ है, काम क्या आता है, ये रोड्स बनाने में काम आता है, कोटिंग करने के लिए इलेक्ट्रिक पोल्स को यूज़ होता है ये, ताकि करंट वगैरह ना पास हो। नेक्स्ट है पैराफिन वैक्स। ये क्या है, वाइट सेमी सॉलिड है, वाइट कलर का है, ये ग्रीस की तरह लगता है, ग्रीस के तौर पे यूज़ करते हैं। और इससे वैसलीन बनती है, ऑर्नामेंट्स में क्रीमें बनती हैं, और कैंडल्स बनती हैं। थर्ड है ऑयल की बात करें तो लुब्रिकेटिंग ऑयल, जो कि विस्कोस होता है, गाढ़ा सा होता है, इसको मशीन पार्ट्स में लुब्रिकेशन करने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो डू यू नो में है, देखिए जो वर्ल्ड की सबसे पहली ऑयल रिफाइनरी थी वो कहाँ लगी थी, रोमानिया में प्लोस्टिटी जगह नाम की जगह पे लगी थी। तो देखिए सेकंड प्रोडक्ट है जो पेट्रोलियम का, वो क्या है, फ्यूल गैस। तो ये क्या है, फ्यूल के तौर पे यूज़ होती है बॉयलर्स में पानी को गर्म करने के लिए। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट सबको पता ही है, डीजल। डीजल क्या करती है, जनरेटर्स को रन करती है, हैवी व्हीकल्स को, बसेस को, ट्रक्स को चलाती है, ट्रैक्टर्स को चलाती है। कैरोसिन क्या है, कैरोसिन एक डोमेस्टिक फ्यूल है जो आज की डेट में बंद कर दिया है, जो सबसे पहले लोग स्टोव में घर में यूज़ करते थे, क्योंकि इससे पोल्यूशन बहुत होता था। नेक्स्ट क्या है, गैसोलीन, जिसको हम पेट्रोल भी कहते हैं। इसको हम कार्स में, स्कूटर्स में, मोटरसाइकिल्स में यूज़ करते हैं, और इसको ड्राई क्लीनिंग करने के लिए भी कपड़ों को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये उड़ जाता है, ये मैल को निकाल देता है और खुद उड़ जाता है। तो ये हाईली रिफाइंड पेट्रोल है। इसकी फॉर्म जो होती है पेट्रोल की, उसको हम यूज़ करते हैं एरोप्लेन्स में, जो कि बहुत ज़्यादा फ़िल्टर किया होता है। जो हम आम यूज़ करते हैं पेट्रोल, वो फ़िल्टर्ड नहीं होता, लेकिन जो एरोप्लेन्स में होता है वो हाईली फ़िल्टर्ड होता है, रिफाइंड होता है। तो देखिए पेट्रोलियम के साथ जो गैस है, जिसको कहते हैं पेट्रोलियम गैस है, इसको लिक्विड लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे इसका प्रेशर बढ़ाने पे। तो ये नाम क्या है इसका, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको कहते हैं एलपीजी। और इसको आज की डेट में हम डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे घर में यूज़ करते हैं कुकिंग पर्पजेज़ के लिए। अब बात करते हैं नेचुरल गैस की। तो नेचुरल गैस क्या है, ये भी एक फॉसिल फ्यूल है जो फाउंड होता है पेट्रोलियम के आसपास के वेल्स में, जहाँ से पेट्रोल पेट्रोल निकलता है वहीं पे ये मिलती है आसपास। तो नेचुरल गैस क्या है, जिसको जब कंप्रेस कर देते हैं और स्टोर कर देते हैं हाई प्रेशर पे, तो उसका नाम पड़ जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये इंडिया में गैस फील्ड जो हैं डिस्कवर किए गए हैं गोदावरी कृष्णा बेसिन्स पे, मुंबई हाई एंड त्रिपुरा जगह पे इसके नेचुरल गैस के जो अपने फील्ड गैस फील्ड्स पाए गए हैं। तो बात करते हैं यूजेस की नेचुरल गैस की। तो देखिए इसकी जो ये जल्दी से बर्न हो जाती है और इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, इसलिए इसको फ्यूल के तौर पे होम्स एंड इंडस्ट्रीज में हम यूज़ करते हैं। और ये बेटर है, बढ़िया है, ग्रीनर फ्यूल मीन्स कम स्मोक प्रोड्यूस करता है, और ऑटोमोबाइल के तौर पे इसको फ्यूल को यूज़ करते हैं, और इससे मैन्युफैक्चर भी करते हैं कई अपने फर्टिलाइजर्स में और केमिकल्स में। तो बात करें क्लीनर फ्यूल की, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, रैपिडली ग्रोइंग हमारी पॉपुलेशन की बात करें, तो इससे क्या है, हमारे स्ट्रेस होता है, स्ट्रेन होता है किस पे, एनवायरनमेंट के ऊपर वजन पड़ता है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज उनके ऊपर वजन पड़ता है इस चीज़ का कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो पॉपुलेशन से, सॉइल के इरोजन होने से, जंगलों के कट जाने से, और एकदम से इंडस्ट्री के बढ़ जाने से, अर्बनाइजेशन हो जाने से, शहरों के विकास होने से, और लैंड के डिग्रेडेशन कम, इनकी लैंड की उपजाऊ शक्ति कम होने से हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो दूसरा क्या है, बर्निंग कर रहे हैं हम फॉसिल फ्यूल्स को, कोयले को, पेट्रोल को, जिससे कि बहुत ज़्यादा मेजर पोल्यूशन हो रहा है।
तो आज की डेट में क्या है, या प्रेजेंट डे की जो हमारी स्ट्रेटजी है वो क्या है कि हम एनवायरमेंटल इश्यूज को भी ध्यान रखें। तो डेवलप कंट्री करें, डेवलप ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करें जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ करें, जैसे कि बायोमास है, वाटर है, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है। तो इंडिया क्या है, इसको ब्लेस्ड किया गया है अबंडेंस ऑफ सनलाइट से। हमारे इंडिया में बहुत सनलाइट होती है, तो हम यहाँ पे सनलाइट पैदा कर सकते हैं, सोलर पावर यूज़ कर सकते हैं, वाटर एंड बायोमास यूज़ कर सकते हैं एज ए पावर। तो फ्यूल्स लाइक एलपीजी, सीएनजी, बायोगैस जो है क्लीनर फ्यूल्स हैं, बेटर फ्यूल्स हैं, क्योंकि ये बर्न होने पर बायोमास, एलपीजी वगैरह या कार्बन डाइऑक्साइड जो पैदा करती हैं वो कम करती हैं और रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट्स में करती हैं। और जब बायोमास क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है जिससे बायोमास आता है, वो सिग्निफिकेंटली अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कम कंज्यूम करती है थ्रू द फोटोसिंथेसिस। तो नेचुरल गैस जो है वो क्लीन फ्यूल है और लो अमाउंट्स में पोल्यूशन करती है। तो इन फ्यूअर इसका एमिशन कम होता है एज़ कम्पेयर टू कोयला और पेट्रोल के मुकाबले में। और ये बहुत कम जो है ऐश छोड़ती नहीं, बल्कि छोड़ती नहीं ऐश, कोई भी पार्टिकल नहीं छोड़ती बाद में कोई बर्निंग करने के बाद। तो जो अगर फ्यूचर है, जो प्रेजेंट हमारी जो एनर्जी नीड्स हैं, उसके लिए हमें क्या करनी है, अल्टरनेट जो फ्यूल्स हैं उनको यूज़ करना चाहिए, जैसे कि सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी जो ज़मीन से निकलती है, हाइड्रो एनर्जी, वाटर एनर्जी, विंड एनर्जी। इससे हेल्प क्या होगा, जो हमारा प्रोटेक्ट होगा एनवायरनमेंट, और हमारा जो रिस्क है ग्लोबल का वार्म होने का, गर्म होने का, वो कम हो जाएगा। और फर्दर जो फ्यूचर फ्यूल्स हैं वो क्या है, हमारी जो अगली जनरेशन है उनके लिए भी मिल पाएंगे, अदरवाइज हम उनको पहले ही ख़त्म कर देंगे।